वो पैर तो पीछे जा रहे हैं, बॉडी आगे जाती है, लेकिन फीट तो पीछे जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे लीस्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट को रोल करना बहुत इजी होता है, ठीक है। काम करिए, इसको कंप्लीट कर लिया तो हम लोग एक दो प्रॉब्लम करके बताते हैं इसमें कैसे होता है, ठीक है। तो जस्ट कंप्लीटेड एंड बता देना, फिर प्रॉब्लम पर स्विच करते हैं। डन सर। ओके एक सेकंड, लेट मी मेक इट क्लियर। No, I am coming to that one. Just here. Come to question number 1. Come to question number 1. Question number 1 पढ़िए आप लोग, बुक है ना आप लोग के पास सामने। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, कम टू क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑन द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 50 kg। ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव, अच्छा ठीक है। अप्लाइड फोर्सेस 50 न्यूटन, ऑब्जेक्ट जस्ट मूव, जस्ट स्लाइड। आपको फाइंड आउट क्या करना है, म्यू एस। आपको मैंने जब बताया था कि म्यू एस, हाँ, आपको मैंने ये बात बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, जस्ट गोइंग टू स्लाइड, मतलब बस मूव करने वाला है, ठीक है। उस वक्त मैंने बोला था कि अप्लाइड फोर्स सपोज कर लो एफ लगा रहे हो और इधर फ्रिक्शन आ रहा है, वेट किधर होगा, नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। सो मैंने आपको क्या बोला कि जब मूव जस्ट गोइंग टू स्लाइड होता है तो दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, एफएस के इक्वल होता है। और एफएस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन। और अगर इस तरह का डायग्राम था तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल था, mg किया था ना, नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल होता था। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल है, तो म्यू एस एम जी, पुट द वैल्यूज, म्यू एस फाइंड आउट करना है, डू इट, देख लो।
आंसर आया? एफ कितना दिया हुआ है? 50। मास कितना है? 50। जी की वैल्यू 9.8। तो म्यूएस की 50-50 कैंसिल हो जाएगा, 1/9.8। तो कितना आ जाएगा? कितना है? सर आ गया आंसर। क्या आ रहा है? 0.10। 0 पॉइंट कैसे आ रहा है? तो 1 डिवाइडेड बाय 9.8 ना। हाँ 0.1020। हाँ ठीक है, 0.1020। या तो देखो, जब ऑब्जेक्ट गोइंग टू स्लाइड होता है ना, तो अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है तुम्हारा, दिस इज अप्लाइड फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों इक्वल होगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में आया। सर वो क्वेश्चन में स्प्रिंग बैलेंस का क्या बोल रहे सर? नहीं, उसको पुल किया जा रहा है, मतलब पुल करना एक ही बात होगी। आप इधर हटा के इधर कर दो, उसमें क्या है, पुल कर रहे हैं। स्प्रिंग बैलेंस से पुल कर रहे हैं, उसकी रीडिंग नोट करने के लिए कि मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। स्प्रिंग बैलेंस से पुल कर रहे हैं। हाँ, ऐसे पुल कर रहे हैं। तो एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, तो वो रीडिंग बता देता है कितने फोर्स से आप पुल कर रहे हैं। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग लगी रहती है ऐसे, तो बता देता है कितने फोर्स से आप पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका लॉजिक नहीं है, बस वो मतलब रीडिंग कैसे लेंगे कि मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने स्प्रिंग बैलेंस का नाम ले लिया। स्प्रिंग बैलेंस मुझे मालूम है कितना फोर्स, एफ और एफ एस के इक्वल है। इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, अप्लाइड फोर्स स्प्रिंग बैलेंस के इक्वल है, दैट्स ऑल। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ऑब्जेक्ट गोइंग टू स्लाइड इक्वल नहीं होते, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो हम लोग इक्वल टू ले लेते हैं। एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो टेक देम इक्वल टू ले लेते हैं हम। थोड़ा सा ज्यादा होगा तभी तो मूव करेगा, मना करेगा ही नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। अरे वो ऐसा है बेटा, देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट को वो ऐसा है, मैं समझा रहा हूँ। हाँ सर समझा। ये सपोज कर लो इसका ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, इसको पुल कर दो तो रीडिंग बता देता है कि फोर्स कितना है, कितना फोर्स अप्लाई। ठीक है, तो देखो होगा ना, जो समटाइम जो पुराने सामान वगैरह लेने आते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, उनके पास स्प्रिंग जैसा कुछ वेट लिफ्ट होता है, तो उसको बंडल बना के उसको उसको लिफ्ट करते हैं, तो स्प्रिंग नीचे आता है, तो उसको मालूम चल जाता है कितना हो रहा है। ठीक है, दैट वही चीज है सेम। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Write on the given information. Question number 2. Mass लिखो 37 kg. Mass है 37 kg. लिख लो पूरा इंफॉर्मेशन, क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, यस, मास कितना दिया है 37। अरे जस्ट मूव द ब्लॉक, तो वही फॉर्मूला सेम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2।
व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है, मास ऑफ द ब्लॉक कितना दिया है 37 kg और म्यूएस दिया है 0.5 0.3. Find the force required to just move block. Force applied to just move block. मतलब आप उसको पुल कर रहे हो, फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा, mg नीचे होगा, नॉर्मल फोर्स इक्वल जस्ट मूव अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू fs. fs क्या होगा, म्यू इनटू n. n किसके इक्वल है, mg. तो आपको फोर्स मिल जाएगा. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, दैट इज म्यू इनटू n और n किसके इक्वल है, mg के इक्वल है. पुट द वैल्यू, गेट आंसर. हाँ, आंसर आया. हाँ सर, आ गया आंसर. आंसर आया 10878. 108. म्यू की वैल्यू 0.3, मास 37 इंटू 9.8. तो आपने क्या बोला, 107.8. एक सेकेंड, 108 आ रहा है. अच्छा 7.8, 108 क्यों बोल रहा है. पॉइंट 3 इंटू 37 इंटू 9.8, 108.8 आ रहा है. 108.8 न्यूटन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया. Done, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 पे हो. पूरी गिवन कंडीशन लिखो. अच्छा जरा बुक में चेक करो, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई चेंजेस है क्या. मुझे ये मास में कुछ गड़बड़ लग रहा है. ये बहुत पहले किसी बच्चे ने बोला था सर मास मैच नहीं कर रहा. ये लास्ट ईयर किसी बच्चे ने, मुझे याद आ रहा है, किसी आपकी बुक में और दिया है कि 37 kg दी है.
नहीं सर 37 दिया है, सिर्फ आंसर में चेंजेस है। अच्छा आंसर में चेंजेस, अच्छा आंसर में बता दो क्या चेंजेस है, मैं कट करके लिख देता हूँ। पहला क्या आ रहा है? 0.188। 188 और दूसरे वाले में 0.118। डबल 1। ठीक है, ठीक है। तो चलो गिवन कंडीशन लिखना स्टार्ट करो। मास कितना है? 37। अच्छा उसको स्टार्ट करने के लिए फोर्स कितना अप्लाई करते हैं? 68.5। 37, ठीक है। उसमें दो पार्ट है, 37 एंड 68.5। ठीक है, जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मास इज गिवन 37 kg। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड 68.5 न्यूटन। minimum force required to just move block. Minimum force required to just move block. एक फोर्स और दे रखा है, that is equal to 43 न्यूटन। to keep body moving with constant velocity. फाइंड आउट क्या क्या करना है? फाइंड आउट करना है म्यू एस एंड म्यू के। अच्छा पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। आपको मालूम है कि तुम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या है? नॉर्मल फोर्स। यहाँ पर क्या है? वेट। टू जस्ट मूव, कोई अपने से कर लो, जस्ट लाइक एफ इज इक्वल टू एफ एस। एफ एस क्या होता है? म्यू इंटू एन। और एन क्या होता है? एन किसके अपोजिट है? एम जी के इक्वल अपोजिट। तो म्यू एस की वैल्यू मिल जाएगी ना, एफ अपॉन एम जी। तो म्यू एस निकाल लीजिए, पहले फर्स्ट पार्ट कर लीजिए। जस्ट गोइंग टू स्लाइड, जस्ट स्लाइड। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, और एन एम जी के इक्वल होता है। यस,
हाँ सर, आ गया आंसर 0.18। ठीक है, एक सेकेंड। ये एफ की वैल्यू क्या होगी? दैट इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू हो जाएगी 68.5, 68.5 और एफ क्या है? 68.5, नहीं अपॉन एम जी। मास कितना है? 37। और ये क्या आया तुम्हारा? 68.5, 37 इंटू 9.8, आंसर आ गया। हाँ, कितना है? जीरो हाँ सर, पॉइंट जीरो पॉइंट क्या बोला था तुमने? 118। 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो पहला पार्ट तो ठीक है, समझ में आ रहा है। 188 और 1। अब दूसरे पार्ट पे आओ। दूसरे वाला कैसे आएगा? हाँ, दूसरे वाले में दिया है, इट इज मूविंग विद ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कैसे करेंगे अगेन? आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना अप्लाई कर रहे थे फोर्स? दैट इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू 43 न्यूटन। 43। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में नॉर्मल फोर्स ऊपर है, एमजी नीचे, and it is moving with constant velocity. Yes. Constant velocity का मतलब acceleration is zero, net force is zero. Net force मतलब F minus Fk is zero. F is equal to Fk. Fk क्या है? Mu into n. और n क्या होगा? That is mg. आगे आंसर। फोर्टी थ्री अपॉन 37 इंटू 9.8, ये आएगा।
आंसर आया? हाँ सर आ गया। आंसर आया? यस सर। हम्म? हाँ क्या सर आया? आ गया। क्या? 0.118। 0.18। ध्यान समझ के करना, हो जाएगा, छोटे ही फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या रह गया है। देख लेते हैं, जस्ट ये हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए ना इसके। ये पढ़ लेना जरा, क्या एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन देख लो। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन होल्ड एनी ऑब्जेक्ट। ब्रेक्स ऑफ ऑटोमोबाइल, क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज, ये सब फ्रिक्शन की यूजेस है। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे। यू कैन वॉक। आप किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर पाओगे। हम अपने हाथ में किसी ऑब्जेक्ट को, बुक को अगर होल्ड करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आर यू गेटिंग? सो जो कार के या ट्रक के ब्रेक्स होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन वहां पे हेल्प करता हूँ। ओके, नो, डिसएडवांटेज क्या है? फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। जो ऑब्जेक्ट को रब करो, फ्रिक्शन हो जाएगा, उसके से हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। उससे क्या होता है कि जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, जो उतने क्लोज होते हैं कि उनके बिटवीन फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए वजह से मशीन खराब होती है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंजन कंज्यूम मोर ह्यूल। अच्छा हाँ, ये जो अगर इंजन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से वो ज्यादा फ्यूल को कंज्यूम करता है। फ्रिक्शन रिड्यूस करने का मेथड क्या है? यूज लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट समझ रहे हो, कुछ ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द मशीन। बॉल बेयरिंग मतलब आपने साइकिल वगैरह में देखा होगा, साइकिल के जो व्हील्स होते हैं, साइकिल के जो व्हील्स होते हैं, दिस वन ईयर व्हील्स, वो बॉल बेयरिंग्स पे होता है। बॉल्स जैसी है, यहाँ छोटे छोटे स्पेरिकल। हाँ, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है और वो इस तरह से रोटेट करता है, फ्रिक्शन कम होता है। दिस इज, ये जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉल बेयरिंग्स, दिस वन ईयर। तो मशीन में बॉल बेयरिंग्स यूज किया। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये सब दे रखा है, कुछ ज्यादा नहीं है, समझ में आ गया ना? फ्रिक्शन के यूजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, गॉट इट एवरीवन? समझा ना? समझ में आ रहा हाँ है सर। ना? अच्छा, ठीक है। एमसीक्यूज पे आ जरा। द चेंज इन डायमेंशन इज नोन एज डिफॉर्मेशन। मतलब अगर लेंथ, इसको डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन शेप और साइज, तो हम इसको डिफॉर्मेशन को। द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ at which the strain began to increase even without increase in stress is called yield point. आपको याद है कल मैंने ग्राफ बताया था, तो मैंने आपको ग्राफ इस तरह से बताया था, ग्राफ इस तरह से था, इधर स्ट्रेन लिया था, इधर क्या लिया था, स्ट्रेस लिया था। तो पहले क्या आता है, पहले वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आता है, फिर उसके बाद वो कर्व स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ग्राफ राइट तरफ जाने लगता है, स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होता, स्ट्रेन इंक्रीज होने लगता है। इसका मतलब वो अब ई बी को बोलते थे ईल्ड पॉइंट, वो ईल्ड पॉइंट को क्रॉस कर गया।
वो नाउ एंटर्स इनटू प्लास्टिक रीजन, ये प्लास्टिक रीजन था, ये इलास्टिक रीजन था, कल पढ़ा था ना। सो जिस पॉइंट को क्रॉस करता है अभी उसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं, उसके बाद वो फ्लो करने लगता है लिक्विड की तरह, बिल्कुल जैसे च्युइंगम होता है ना, स्ट्रेच होता ही जा रहा है, स्ट्रेच होते ही जा रहा है, लाइक दैट वैसे, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट आएगा आंसर। देन थर्ड, strain energy, third question number 3, strain energy is given, area is given, नहीं, strain energy per unit volume, six into 10 minus 3 joule per meter cube, तो वॉल्यूम चाहिए, फाइंड द वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। पुट द वैल्यूज, इसका वैल्यू दिया है 6 into 10⁻³ इसका 18 into 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 मीटर, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 18 है, 3 मीटर के ऊपर। समझ में आया क्वेश्चन, ही वॉल्यूम कैसे निकाला, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हुआ स्ट्रेन एनर्जी अपॉन ओवर वॉल्यूम, यस सर। ठीक है। अच्छा, dash is the property of a material which enable to resist plastic deformation, which enables to resist plastic deformation, इलास्टिक होगा फिर, enable to resist, प्लास्टिक का अपोज कौन करेगा, इलास्टिक करेगा, तो चेक कर देना, लेकिन एक बार मुझे लग रहा है प्लास्टिक का अपोज से इलास्टिक करेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और लास्ट क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट फ्रैक्चरिंग, इलास्टिसिटी, देखो दोनों को चेक करो यार, किसी के पास है बुक वगैरह क्या, आंसर वगैरह इसमें ये दोनों होने चाहिए। इलास्टिक मतलब अपोजिशन टू चेंज, इलास्टिक का मतलब होता है अपोजिशन टू चेंज। सर फोर्थ का हार्डनेस बता रहे। हार्डनेस और फिफ्थ का, सर एक मिनट चेक करता हूँ। फोर्थ का हार्डनेस बता रहे हैं।
का उसका क्या आ रहा है? रफनेस सर। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक इसका हार्डनेस जो प्लास्टिक को अपोज करेगा। और जो जितना हार्ड होगा वो प्लास्टिक है, ये भी फिट बैठता है उसमें। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, इसको एंड करते हैं यहाँ पर। हाँ, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। हेलो।